हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर 4 है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, जिसके टॉप 10 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, अगर आपका पेपर अगर क्वेश्चन ये आपका लॉन्ग में मिल जाता है फिर भी काम आएगा, शॉर्ट में मिल जाता है फिर भी काम आएगा। ठीक है, लॉन्ग में आ जाए तो थोड़ा सा बढ़ा देना, शॉर्ट में आए तो थोड़ा बहुत घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। जब क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएगा, जब टॉपिक आप समझ जाएंगे, तो फिर चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग हो, आप दोनों को आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं, कौन कौन से 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले हम समावेशी शिक्षा को समझेंगे, अर्थ समझेंगे, इसका परिभाषा समझेंगे, फिर इसकी विशेषताओं को समझेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्षमतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए, उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अनुसूचित जनजाति से आप क्या समझते हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए चलाई जा रही शैक्षिक योजनाओं का वर्णन करना है। तो पहले हम अनुसूचित जनजाति का अर्थ परिभाषा समझेंगे, फिर इनके लिए जो भी शैक्षिक प्रावधान है उनको समझेंगे। फोर्थ वन क्वेश्चन होगा, पिछड़े बालक का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं, बालक क्यों पिछड़ जाता है, वो हमको बताना है। नेक्स्ट वन, विकलांगता का क्या अर्थ है, इसके क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो हम समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मानसिक मंदित बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के शैक्षिक प्रावधान क्या होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन होगा, अधिगम असमर्थता बालक का क्या अर्थ है, जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, ठीक है, और ये इसका क्यों हो जाता है, इसके कारण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, वो हमको समझाना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 का संक्षिप्त वर्णन हमको करना है और इसकी विशेषताएं भी बतानी है, RPWD एक्ट 2016। तो इस तरीके से बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, तो आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन की बात करेंगे, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझाइए, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, अलग अलग जाति धर्म समूह से होते हैं और सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग होती है। तो इस प्रकार से बच्चों में डिफरेंस पाया जाता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम पहचाने जाते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, हाथों में दिक्कत है, पैरों में दिक्कत है ना, उनको हम दूर से देखते ही पहचान लेते हैं कि यह बच्चा विकलांग है। लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे तो वो सामने देखने से तो अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब उनसे बात करते हैं तब पता चलता है कि यह बालक मेंटली क्या है, डिस्टर्ब है ना, मतलब मानसिक रूप से वो बाधित है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरह से अगर अपंग हैं, विकलांग हैं, तो वो सामान्य बच्चों से कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में जो योग्यता छिपी हुई होती है उसको उभारना होता है। इसीलिए उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ताकि बच्चों के अंदर जो योग्यता, जो प्रतिभा छिपी हुई है, हम उसको बाहर निकालने का काम करें, ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है, इसको समझते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, ऐसे बालक जिनमें कुछ विशेष क्षमता होती है, जो मंद बुद्धि है वो भी आपके विशेष में आते हैं, अंधे भी विशेष में आते हैं, बहरे भी विशेष में आते हैं, और जो प्रतिभाशाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो भी आपके विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है कहाँ, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा के द्वारा
सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शिक्षा स्तर की जांच की जाती है। क्या होता है? समावेशी शिक्षा के द्वारा सबसे पहले छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है कि बालक के अंदर बुद्धि लब्धि कितनी है, इसका शैक्षिक स्तर कितना है, उसकी जांच की जाती है। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है कि इसके बाद इनको ये शिक्षा दी जाएगी। किस तरीके की शिक्षा किस बालक को देनी है, इसका निर्णय बाद में होता है। पहले उनका बौद्धिक स्तर की जांच होती है कि बच्चे के अंदर आईक्यू लेवल कितना है, ये कितना, इसकी क्षमता कितनी है ना। अतः यह एक शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के लिए निर्धारित की जाती है। अतः इसे समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। जैसा कि यर्सेल के अनुसार कहा गया है, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांग, लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। अनेक शिक्षा शास्त्रियों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठा मुक्त प्रयास होते हैं। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं उनको समझते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, नंबर 1 तो सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों एवं सामान्य बच्चों के लिए सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए जाते हैं। सभी स्कूलों में सब हेतु शिक्षा, सभी स्कूलों में सबके लिए शिक्षा होती है, चाहे वो सामान्य बच्चे हों या बाधित बच्चे हों। सेकेंड वन पॉइंट इज विभिन्नताओं की पहचान तथा चिंता करना, यानी कि समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है पहले, और उन्हें अंगीकृत करके उसके अकॉर्डिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अवसर भी उपलब्ध कराती है। विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों यथा शारीरिक रूप से बाधित, श्रवण बाधित हों या दृष्टि बाधित हों या भूलने में बच्चों को प्रॉब्लम हो, जो मानसिक रूप से असमर्थ आदि, करीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक और मानसिक अवस्था में स्वीकृत करती है, उनको एक्सेप्ट करती है और उन्हें समर्थन भी देती है। कौन? समावेशी शिक्षा, जिससे उन्हें विकास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, सबका अधिकार है शिक्षा। समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप में एक्सेप्ट करती है। इस शिक्षा पद्धति में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय के द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। जो भी बालक है, यदि वह मतलब प्रवेश लेना चाहता है ना, चाहे वो शारीरिक रूप से निम्न हो, मानसिक रूप से, आर्थिक स्तर से, मतलब शिक्षा तो उसका मौलिक अधिकार है, तो उसको वंचित नहीं रखा जाएगा, उसको एडमिशन दिया जाएगा, बच्चा पढ़ पाएगा। विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं होती है, मतलब बच्चों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सहसंबंधित होने एवं समायोजित होने के दुर्लभ अवसर भी उपलब्ध कराती है। अगली विशेषता इसकी यह है दृढ़ नीतियां और नियोजन। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने और उसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीतियां दृढ़ और स्पष्ट हैं, और इन नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। यही वजह है कि गत 10 वर्षों में जो बीते हुए 10 वर्ष हैं उनमें बच्चों की शिक्षा, विशेषकर असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृत्ति में अधिक से अधिक बदलाव भी देखने को मिला है।
विद्यालय का प्रयत्न अभियोजन यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है, प्रयोजन करता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की भांति बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से ये हमने समावेशी शिक्षा को पूरी तरीके से समझ लिया है। अर्थ क्या है, परिभाषा क्या, अवधारणा क्या और विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, उनको समझते हैं। पहला सुझाव इसका यह है, देखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाएगा। सभी शैक्षिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेश पर फोकस, ताकि शिक्षा प्रणाली में सभी विद्यार्थियों का विकास भी अच्छे तरीके से हो सके। शैक्षिक रूप से अविकसित समुदायों से संबंधित बच्चों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा निश्चित की जाएगी, ताकि बच्चों को शिक्षा मिलने में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, विद्यालय और विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जो भी विद्यालय होंगे उनमें जो दिव्यांग बच्चों को जो टीचर पढ़ाएंगे वो वेल ट्रेंड होंगे, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही उनकी नियुक्ति होगी। बीएड कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र में अत्याधुनिक तकनीकों यानी कि आजकल की आधुनिक टेक्नोलॉजी में के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ये सब शामिल होगा। ठीक है, सेवारत सेवा कर रहे शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कौशल शामिल होगा। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो एनईपी 2020 है उसमें समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अनुसूचित जनजाति से आप क्या समझते हैं? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कौन कौन सी शैक्षिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका वर्णन करना है। पहली बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति का क्या अर्थ है। देखिए, अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वो सबसे पहले भारत के संविधान में इस्तेमाल हुआ। कहाँ? सबसे पहले भारत के संविधान में इस्तेमाल हुआ। अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। कैसे? भौगोलिक भाषा में जिन्हें जंगली जाति अथवा आदिवासी कहा जाता है, संविधान की भाषा में उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। क्या? जिनको भौगोलिक भाषा में जंगली जाति या आदिवासी कहा जाता है, संविधान की भाषा में उनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियां वे जातियां, अनुसूचित जनजातियों में वे जातियां आती हैं जो जंगलों में रहती हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अथवा दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं और जिनकी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति अवश्य है, परंतु ये आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत दूर है। आजकल की सभ्यता और आजकल की संस्कृति से अभी ये लोग काफ़ी दूर हैं। इनमें शिक्षा का अभाव है, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं और इनका जीवन स्तर भी बहुत ही निम्न कोटि का है। आज भी ये पुराने जमाने की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इनके लिए परिभाषा है J.L. गिलिन और J.P. गिलिन ने कही है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संकलन को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, वो एक जनजाति कहलाती है। आर लिंटन के अकॉर्डिंग जनजाति जत्थों का एक समूह है जो एक मिले हुए भाग पर रहता हो तथा जो संस्कृति की समानताओं, सतत भौतिक संपर्कों और एक सामुदायिक हितों पर आधारित रहता हो। ठीक है, ये इसकी डिफरेंसेस हैं। अब हम समझते हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए चलाई जा रही कौन कौन सी शैक्षिक योजनाएं हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कि पहली है छात्रवृत्ति देना बच्चों को। मैट्रिक से पहले, क्लास 10th से पहले शिक्षा के लिए उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है
जिनके माता पिता शौचालय साफ करने, चमड़ा सफाई आदि करने का काम करते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की सुविधा देखिए, छात्रावास की सुविधा, हॉस्टल, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति और जनजाति की लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए 50% धन केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार देती है। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति और जनजाति के बच्चों को यानी लड़कियों को हॉस्टल में रहने के लिए जो खर्चा है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के उठाती हैं। पुस्तक भंडार की जो योजना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी चिकित्सा या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं वहां इन विद्यार्थियों के लिए 5,000 रुपए तक की पुस्तकों का एक सेट दिया जाता है। पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, इन जातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न सेवाओं की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। अनुसंधान और प्रशिक्षण देखिएगा, ऐसी संस्थाएं जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए अनुसंधान या प्रशिक्षण कार्य में लगी हुई हैं, उन्हें 100% धन दिया जाता है, 100% धन उनको दिया जाता है। विकास की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के सभी विभाग ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिससे इन जातियों का कल्याण हो तथा वे समाज के अन्य वर्गों के समान स्तर प्राप्त कर सकें। तो ये क्या थे? ये कुछ शैक्षिक योजनाएं थी जो चलाई जा रही हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अनुसूचित जनजाति क्या होती है? जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं, उन्हीं को अनुसूचित किसमें? अनुसूचित जातियों और जनजातियों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछड़े बालक का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए पिछड़ेपन के कारण बताने कि बालक क्यों पिछड़ जाता है। देखिए, जो बालक किसी अन्य की अपेक्षा किसी काम में पिछड़ जाए उसको पिछड़ा हुआ कहते हैं। भाई शुद्ध भाषा में तो यही लैंग्वेज है ना, जो पिछड़ जाता है उसी को पिछड़ा हुआ कहते हैं। जबकि अगर इसको एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, शिक्षा के संदर्भ में पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो किसी तथ्य को बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझते और जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं, एक सामान्य बालक के समान भी प्रगति नहीं कर सकता है, वो पिछड़े बालक होते हैं, जिनको हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को कई बार समझाते हैं लेकिन उनके समझ में नहीं आता है। ये पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं और कई बार असफल भी होते हैं, फेल हो जाते हैं। मानसिक रूप से मंद बुद्धि सभी बालक पिछड़ेपन का शिकार हो जाते। जो बालक मंद बुद्धि का है वो पिछड़ जाता है, किंतु अनेक सामान्य बुद्धि के बालक भी शैक्षिक प्रगति में कई बार पिछड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि का बालक ही पिछड़ जाता हो। शॉनेल के शब्दों में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी ही आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा उल्लेखनीय शैक्षिक न्यूनता प्रदर्शित करता है। बर्टन हॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूनता होगा। बर्टन हॉल के अकॉर्डिंग सामान्यतया पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम होती है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि बालक पिछड़ापन का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि पिछड़ जाने के कारण क्या होते हैं, बालक क्यों पिछड़ जाता है। एक तो उसका शारीरिक कारण हो सकता है, भाई सामान्य से कम शारीरिक विकास, भाई जितना सबका शारीरिक विकास होता है, जो ऐसे बालक होते हैं हो सकता है उनका शारीरिक विकास पर्याप्त रूप में ना हुआ हो, शरीर में कोई समस्या हो, शारीरिक दोष हो, कोई शारीरिक बीमारी हो जिसके कारण बालक पिछड़ जाता है, या कुपोषण भी इसका एक कारण हो सकता है जिस माध्यम से बालक पिछड़ जाता है। लेकिन कुछ मानसिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे दोषपूर्ण मस्तिष्क क्रिया हो सकती है, तंत्रिका तंत्र में अथवा मस्तिष्क में किसी प्रकार का व्यतिक्रम आने पर, कोई कमी आ जाती है, कोई व्यतिक्रम आने पर उसकी क्रियाविधि क्या होती है, दोषपूर्ण हो जाएगी, जो बालक की शारीरिक, मानसिक, गामक क्रियाओं को प्रभावित करेगी। निम्न सामान्य बुद्धि की कमी के कारण भी बालक शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी क्या होता है, पिछड़ जाता है। वातावरण संबंधी कारक, कुछ पारिवारिक कारण इस प्रकार हैं।
जैसे जिससे बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। ऐसा परिवार जो भीड़ युक्त होता है, मान लीजिए परिवार में 15-20 सदस्य रहते हैं, तो वहां जाहिर सी बात है हर समय भीड़ वाला परिवार है ना, तो वहां पे बालक का जो शैक्षिक जो शिक्षा का स्तर है वो गिर जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय प्लस शांत माहौल नहीं मिल पाएगा। और बालक का पिछड़ जाने का कारण एक गरीबी भी होता है, विघटित परिवार भी हो सकता है, अति महत्वाकांक्षी माता पिता भी हो सकते हैं, निवास स्थल का बार बार बदल जाना, बार बार मान लीजिए पेरेंट्स कहीं वो करते हैं, जॉब करते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, बालक का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है, बार बार विद्यालय चेंज हो रहा है। इसका भी एक कारण हो सकता है। परिवार का खराब नैतिक वातावरण भी इसका एक कारण हो सकता है बालक के पिछड़ जाने का। दूसरी बात है, पास पड़ोस का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस का तात्पर्य है बालक के आसपास रहने वाले व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, उनका जीवन स्तर, उनकी नैतिकता का स्तर तथा उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि बालक के शैक्षिक विकास को प्रभावित करते हैं कि जो पास पड़ोसी हमारे, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी लैंग्वेज, उनकी बोलचाल, भाषा, उठना बैठना, नैतिकता का स्तर क्या है, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, वो जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, और ये इन सब चीज़ों का प्रभाव बालक पर पड़ता है, जिस कारण बच्चा प्रगति भी कर सकता है, पिछड़ भी सकता है। अच्छा, बालक के जो है कि इसमें विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है बालक पर। विद्यालय के प्रभाव से संबंधित कारक इस प्रकार हैं। नंबर 1 तो लगातार असफलता। बालक पिछड़ने का कारण क्या है? लगातार असफलता होना। बालक के लिए पर्याप्त रूप में या यूं कहें कि अनुपयुक्त पाठ्यक्रम भी हो सकता है। बालक के लिए मनोरंजन की कमी हो सकती है, जिसके कारण बालक पिछड़ सकता है, क्योंकि उसको खेलने के लिए पर्याप्त समय भी चाहिए। वेल ट्रेन टीचर्स का अभाव हो सकता है। अस्वास्थ्यकारी दशाएं हो सकती हैं। दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति के माध्यम से भी बालक पिछड़ सकता है, और रोजगार संबंधी सुरक्षा अगर है तो भी बालक क्या है, वो पिछड़ सकता है। तो ये कुछ कारण थे जो हमने समझे कि बालक क्यों पिछड़ जाता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकलांगता का क्या अर्थ है? विकलांगता क्या होती है, इसको समझते हैं। विकलांगता को समझते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन करते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अथवा समाज स्वीकृत तरीके से व्यवहार करने के लिए विशेष स्तर की तथा परिपक्वता की आवश्यकता होती है। भाई, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं, सफलतापूर्वक काम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि एक विशेष स्तर की आपके अंदर परिपक्वता होनी चाहिए, है ना। और समाज को ऐसे व्यवहार जिनको समाज स्वीकृत करता है, इसके लिए विशेष स्तर की और परिपक्वता की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से किसी व्यक्ति में उस क्षेत्र में सही और संतुलित विकास नहीं हो पाता है अथवा वांछित परिपक्वता स्तर की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह उस क्षेत्र में ना तो सफलतापूर्वक कार्य ही कर सकता है और ना ही वांछित व्यवहार का प्रदर्शन ही कर पाएगा। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि किसी कारण से व्यक्ति में उस क्षेत्र में सही और संतुलित विकास नहीं हो पाया है या वांछित परिपक्वता स्तर की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो वो उस क्षेत्र में ना तो सफलतापूर्वक काम ही कर सकता है और ना तो वांछित व्यवहार का प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे बालकों को विकलांग बालक कहा जाता है और उस क्षेत्र में विकास और परिपक्वता की कमी क्या कहलाती है? विकलांगता कहलाती है। जैसा कि क्रो एंड क्रो ने कहा है, एक व्यक्ति जिसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या विकलांग बालक कहते हैं। विकलांगता के कुछ प्रकार होते हैं। विकलांगता 4 प्रकार की होती है। शारीरिक विकलांगता हो गई आपकी, मानसिक विकलांगता हो गई आपकी, सामाजिक विकलांगता हो सकती है और भावनात्मक विकलांगता हो सकती है। शारीरिक विकलांगता क्या है? जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। वह विकलांगता जो शारीरिक रूप से हो, अर्थात कोई व्यक्ति देखने, बोलने, सुनने या चलने में कठिनाई का सामना करता हो, इसका मतलब है उसके शरीर में कहीं कोई डिसेबिलिटी है, बच्चे को दिक्कत है ना।
तो इसलिए उस देखने में भी दिक्कत हो सकती है, बोलने में, सुनने में, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। शारीरिक विकलांगता को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आपकी दृष्टि विकलांगता आती है, वाणी विकलांगता आती है, श्रवण विकलांगता और शारीरिक बाधिता भी इसके अंतर्गत आती है। दृष्टि विकलांगता का मतलब क्या है? जन्म से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, या फिर होती हैं तो उनमें रोशनी नहीं होती, या जन्म के बाद किसी बीमारी, चोट के कारण रोशनी चली जाती है। इस प्रकार के बालक दृष्टि असमर्थ होते हैं, देखने में दिक्कत होती है। वाणी विकलांगता, स्पीच डिसेबिलिटी क्या होती है? अगर बोलने वाले में कोई दोष है, अर्थात तो वो रुक रुक करके बोलता है, हकला करके बोलता है, या उसमें कोई उच्चारण संबंधी दोष है, तो वह वाणी असमर्थ है, अर्थात उसमें बोलने संबंधी दोष है। श्रवण विकलांगता का मतलब बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है। अगर किसी को सुनाई नहीं देता, या कम सुनाई देता है, या फिर स्पष्ट नहीं सुनाई देता, तो उसके सुनने में दोष है, जिसे श्रवण विकलांगता कहते हैं। शारीरिक बाधिता क्या होती है? कुछ बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जो खुद चल फिर नहीं सकते, उन्हें दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे अगर कोई बच्चा पोलियो से ग्रस्त है, या उसकी टांगें जन्म से या जन्म के बाद खराब हो गई हैं, तो वह स्वयं नहीं चल फिर सकता। इसे ही शारीरिक बाधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिक बाधिता कहते हैं। मानसिक विकलांगता क्या होती है या बाधिता? मेंटल डिसेबिलिटी। समाज में सभी प्रकार के बालक होते हैं, कुछ सामान्य से कम तथा कुछ सामान्य से अधिक बुद्धि के होते हैं। मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो अधिगम असमर्थ, ये पढ़ने लिखने समझने में असमर्थ होते हैं। दूसरे मंद बुद्धि, आपके इनकी बुद्धि लब्धि 90 से भी कम होती है, जिनको हम मानसिक विकलांगता के अंतर्गत रखते हैं। जो बालक सामाजिक विकलांग होते हैं, सोशल डिसेबिलिटी, ऐसे बालक समाज में प्रचलित परंपराओं, मान्यताओं, विचारों और मूल्यों इत्यादि से घृणा करते हैं। उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। समाज के जो मूल्य है, विचार हैं, जो उनकी संस्कृति है, परंपरा है, मान्यताएं हैं, ये उनको समझ नहीं आती, ये उनसे घृणा करते हैं, स्वयं को ही समायोजित नहीं कर पाते समाज के साथ। इसे सामाजिक विकलांगता कहा जाता है। भावनात्मक विकलांगता क्या होती है? ऐसे बालक छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, उनको छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जरा सी भी असफलता से घबरा जाते हैं, किसी भी समस्यात्मक स्थिति से बचने की इच्छा, हर समय किसी अनजान भय से ग्रस्त रहना, आत्महत्या तथा नशा करने की प्रवृत्ति इत्यादि विकलांगता के प्रमुख लक्षण हैं। ये भावनात्मक रूप से विकलांग होते हैं। तो आपने विकलांगता को समझा, विकलांगता क्या है, और फिर आपने ये समझा कि विकलांगता कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानसिक मंदित बालकों की क्या, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखिए, मानसिक मंदित बालक बहुत सी बातों में सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करता है। जो मानसिक मंदित, जिनको मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, वो सामान्य बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ विशेषताएं होती हैं जो मानसिक मंदित बालकों को सामान्य बच्चों से अलग करती हैं। जैसे इन बालकों की बौद्धिक व व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं होती हैं। बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं पहले समझते हैं। देखिएगा, इनके अंदर अवधान की कमी होती है, ये अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मानसिक मंदित बच्चों की बौद्धिक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधान की समस्या है। इनमें स्मरण, याद नहीं रख सकते, पूर्व से लाभ, जो भी काम पहले किया है ना, उससे क्या एक्सपीरियंस मिला, उससे इन्होंने क्या सीखा, ये उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने अगर पहले कोई चैप्टर भी पढ़ा होता है, तो दूसरे चैप्टर में उससे भी समझ लेते हैं कि यार उसमें ये बात लिखी हुई थी, ये डेफिनेशन थी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। तो इस तरीके से जो काम हमने पहले किया उससे हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है और हम आगे भी उसका हेल्प ले लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में इन सब चीज़ों की कमी होती है। निम्न स्मृति स्तर होता है इनका। मानसिक मंदित बच्चों की गति धीमी होने के कारण ये क्रिया को बार बार दोहराने के बाद ही कुछ सीख पाते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं तब उसको सीख पाते हैं। इतना ही नहीं, ये सीख करके पुनः भूल भी जाते हैं। इनकी प्रतिक्रिया बड़ी धीमी होती है। भाषा विकास, इनका भाषा विकास निम्न होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत कम होता है। भाषा विकास सीमित होने के कारण इस श्रेणी के बच्चों की जो शब्दावली है वो अपूर्ण और दोषपूर्ण होती है। अतः इन बच्चों का भाषा और वाणी विकास सामान्य बच्चों से क्या होता है? निम्न होता है। निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, देखिए
शैक्षणिक बुद्धि और शैक्षणिक उपलब्धि संबंधी सभी क्षेत्रों में ये बालक सामान्य बच्चों से पीछे रहते हैं, क्योंकि बुद्धि और उपलब्धि में गहरा संबंध होता है। बुद्धि होगी तभी उपलब्धि आएगी, तभी अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। इनकी अधिगम क्षमता सीखने या समझने की बजाय रटने पर आधारित होती है, क्योंकि ये किसी चीज़ को याद रखते नहीं हैं, सीधा रट्टा मारने पर जोर देते हैं। ये कोई भी क्रिया वस्तु रट करके ही सीख पाते हैं। ये हमने क्या समझा, ये बौद्धिक या मानसिक विशेषताएं थी। देखिए सब में दिमाग का काम था, अवधान की कमी, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और निम्न स्मृति स्तर होता है, भाषा विकास नहीं होता, निम्न शैक्षणिक उपलब्धि होती है। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व संबंधी क्या समस्याएं होती हैं। सामाजिक और संवेगात्मक अनुपयुक्तता होती है। स्कूली शिक्षा कम होने के कारण बालक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की कमी होती है। मानसिक मंदित बच्चों में अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन की कमी होती है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ये बालक स्वयं कार्य नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के गाइडेंस में काम कर लेते हैं। अगर इनको गाइड कर दिया जाए तो ये काम कर पाएंगे। शारीरिक हीनता होती है। मानसिक मंदित बच्चों का शरीर विकृत हो जाता है। शारीरिक रोगों का सामना करने की क्षमता कम होती है। मंदबुद्धि बालक अक्सर शारीरिक रूप से बेडौल होते हैं, जैसे नाक, कान, हाथ, पैर और पेट का विकृत हो जाना। समायोजन की समस्या होती है। मानसिक मंदित बच्चे स्वयं को असहाय और हीन भावना ग्रसित महसूस करते हैं। ये बच्चे समाज के दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करते, जिसका परिणाम क्या होता है कि बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं हो पाता। सामाजिकता के गुणों का विकास तभी होगा जब हम दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, उठेंगे, बैठेंगे ना। और हीन भावना भी ऐसे बच्चों में आ जाती है। सृजनात्मकता, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की कमी होती है। मानसिक मंदित बच्चे, भाई जब वो मेंटली रिटार्डेड ही है तो वो क्रिएटिव कहाँ से हो जाएगा। मानसिक मंदित बच्चों में सृजनात्मकता की भी कमी होती है। सृजनात्मकता से अभिप्राय क्या है कि किसी नई वस्तु के सृजन से होता है। आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ नया बना रहे हैं, आप कुछ नया लिख रहे हैं, आप कुछ नया सोच रहे हैं। और मानसिक मंदित बच्चों में अमूर्त चिंतन का भी अभाव होता है। ये अमूर्त चिंतन नहीं कर सकते, इमेजिनेशन, कल्पना करने का अभाव भी इन बच्चों में होता है। तो इस तरीके से ये हमने क्या समझा, मानसिक मंदित जो बालक होते हैं उनकी ये विशेषताएं होती है। वह यहाँ से विशेषताएं पढ़ करके आप ये भी समझ गए कि मानसिक मंदित बालक होते कौन से हैं, किनको हम मानसिक मंदित कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के शैक्षिक प्रावधानों का विवेचन कीजिए। जो शैक्षिक रूप से विकलांग बालक है उनके लिए क्या शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1 तो अपंग और बीमार बालकों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें योग्य और कुशल चिकित्सक को समय समय पर दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कौन से बच्चे हैं, ये शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इन बालकों को ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो इनके मनोविज्ञान को समझते हुए इनके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ ले, किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दे कि बच्चे के अंदर सामाजिक विकास कैसे हो, संवेगात्मक विकास कैसे हो, बालक का शारीरिक विकास कैसे हो, बालक के अंदर जो हीन भावना व्याप्त है वो कैसे दूर हो, बच्चा अपने आप को सभी के समान कैसे समझे। ये सब चीजें हम बच्चे के अंदर लाने का प्रयास करें। कुछ विकलांग और रोगी बालक ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है और विद्यालय में अलग कक्षा में बैठकर कुछ वेल ट्रेंड शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते हैं। ठीक है। विकलांग और रोगी बालकों के लिए पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन लाना अति अनिवार्य है। वही पाठ्यक्रम जो सामान्य बच्चों के लिए है, अगर वही हम विकलांग बच्चों के लिए रखेंगे तो विकलांग बच्चे जो पिछड़े हुए होते हैं और पिछड़ जाएंगे, है ना। तो उनके लिए उसी हिसाब का पाठ्यक्रम भी रखा जाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में उन अंशों का समावेश नहीं होना चाहिए जिनके अध्ययन हेतु उन अंगों की आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसे क्रियाकलाप उसमें नहीं रखे जाने चाहिए। अपंग बालकों को यदि लिखने में कठिनाई है अथवा वह बालक नहीं लिख पाता है तो उसके सहयोग के लिए एक लेखक की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारतवर्ष में भी विकलांगों के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। विभिन्न सेवाओं में उन्हें 3% आरक्षण प्रदान किया गया है। 1982 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था ये। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन को समझा कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनके लिए क्या शैक्षिक प्रावधान किए जाते हैं समझ लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम असमर्थता। लर्निंग डिसेबल्ड जो बालक होते हैं उसका क्या मतलब है
और बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबल्ड क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं देखिएगा। पहले तो अवधारणा को समझते हैं। अधिगम असमर्थता का तात्पर्य बालक के मंद गति से विकास होना, बालक का मंद गति से, धीमी गति से उसका विकास होना अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से संबंधित होना। विकास में मंदता की दर का बालक के बोलने, पढ़ने, भाषा संबंधी शब्दों के विभिन्न वर्तनी अक्षर करके पढ़ने लिखने अथवा एक से अधिक क्रियाओं के करने में बालक कठिनाई का अनुभव करता है। इस प्रकार की समस्याओं एवं कठिनाइयों का कारण भावनात्मक, व्यवहारिक विक्षोभ अथवा संभवतः सेरिब्रल डिसफंक्शन, मानसिक दोष होता है। ठीक है, यह अवधारणा हो गई। अधिगम असमर्थता बालक का क्या अर्थ होता है? अधिगम असमर्थता का अर्थ अधिगम संबंधी ऐसी समस्याओं से है जो बालक के सुनने, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने या गणितीय संख्याओं में बालक की अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कावेल और फॉर्नेस ने इसकी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा दी है। अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम समर्थी लोग सीख पाते हैं। जो अधिगम असमर्थता वाले बालक हैं, जो लर्निंग डिसेबल्ड हैं, वो उतनी दक्षता से, उतनी अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते जितने अच्छे तरीके से जो बच्चे समर्थ होते हैं वो सीख लेते हैं। चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि क्यों ना हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं और लिखने पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए कठिन चुनौती होती है। अधिगम असमर्थता के कुछ कारण होते हैं। अधिगम असमर्थता संबंधी कारणों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। बच्चे के अंदर ये अधिगम असमर्थता क्यों आ जाती है, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा क्यों हो जाता है, उसका एक तो वंशानुगत कारण भी हो सकता है, जैविक कारण भी हो सकता है, वातावरण से संबंधित कारण भी हो सकता है। पहले हम वंशानुगत कारण को समझते हैं। देखिएगा, अधिगम असमर्थता के पीछे कई बार वंशानुक्रम संबंधी बातों का काफी योगदान रहता है। परिवार में अधिगम समस्याएं और भावात्मक क्रियाएं होती हैं। लगभग 20% भावनात्मक बालकों का कोई एक अभिभावक, माता हो या पिता हो, भावात्मक होता है, उसकी क्वालिटीज बच्चे के अंदर आ जाती हैं और वही बच्चा भी उसी तरीके का हो जाता है। सिंड्रोम वाले बालकों में अधिगम बाधिता होने की संभावना अधिक रहती है। वंशानुगत का मतलब ये भी होता है, जैसे कोई क्वालिटीज आपके पेरेंट्स में या आपके दादाजी में होंगी, है ना, वो आपके पिताजी में आई, आपके पिताजी से आपके अंदर भी आ सकती हैं। हो सकता है वो क्वालिटीज पिताजी के अंदर ज्यादा ना अपना प्रभाव दिखा पाई हो, आपके अंदर पूरा प्रभाव दिखा रही हैं, है ना, पूरी क्वालिटीज आपके अंदर आ गई हैं, तो ऐसा भी होता है। जैविक कारक जो होते हैं, देखिएगा, ऑर्गेनिक कॉजेस, दिमागी दोष या किसी दिमागी बीमारी के कारण जैविक कारक भी बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है। दुर्घटना के कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है, या जन्म के पहले या फिर बाद में ऑक्सीजन की कमी होने से न्यूरोलॉजिकल विकारों की वजह से मस्तिष्क में ऐसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं जिनसे बालक मानसिक जो है डिसेबल्ड हो जाता है। रीढ़ की हड्डी तथा संदेशवाहक तंत्रिकाओं को कोई ऐसा आघात पहुंच सकता है जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। पौष्टिक तत्वों, विशेषकर आवश्यक विटामिनों की कमी बालकों में रुधिर निर्माण तथा प्रवाह को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते हुए उनके केंद्रीय स्नायु संस्थान की कार्यप्रणाली को दोषपूर्ण और विकारग्रस्त बना सकती है। कुछ वातावरणीय संबंधित कारक होते हैं, जैसे जन्म से पहले मां के गर्भ में मिलने वाला दोषपूर्ण वातावरण, जिसके अंतर्गत कुपोषण, नशीली दवाइयों का प्रयोग, मदिरापान आदि सभी बच्चे की स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बालकों को आवश्यकता के अनुसार उचित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध न होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। दोषपूर्ण शैक्षणिक परिस्थितियां और वातावरण के फलस्वरूप बालक को अधिगम अर्जन करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभवों और अभिप्रेरणा की प्राप्ति न होने के कारण भी बच्चा मेंटल डिसेबल्ड हो सकता है। बालक द्वारा मादक द्रव्यों तथा नशीली पदार्थों जैसे शराब है, अफीम है, हेरोइन आदि का सेवन करने से भी हो सकता है। कुपोषण, शिशु अवस्था में बच्चों को पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण, किसी भयंकर बीमारी के कारण भी बच्चे के अंदर मेंटल डिसेबल्ड हो सकता है बालक। तो ये हमने समझा कि अधिगम असमर्थता क्या होती है और उसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में
अध्यापक की क्या भूमिका होती है। जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उसमें टीचर क्या रोल प्ले करता है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समायोजन में, एडजस्टमेंट में अध्यापक को श्रवण बाधितार्थ की शैक्षिक परिभाषा, पहचान, विशेषताएं, श्रवण अंग की बुनियादी शारीरिक रचना एवं शरीर विज्ञान तथा श्रव्यता मापी परीक्षण के उपायों एवं परिणामों की व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए अध्यापक को मानव अधिकारों, राष्ट्रीय नीतियों, कानूनी नियमों और समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक के द्वारा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में श्रवण बाधित विद्यार्थियों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन और अनुकूलन किया जाना चाहिए। शिक्षक को ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों, कार्यविधि और उनके रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए और उनकी निगरानी तथा उचित प्रयोग का कौशल भी उसे होना चाहिए। इस तरीके से टीचर अपना रोल प्ले कर सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, जिसको दिव्यांग अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको PWD अधिनियम 2016 कहते हैं और इसको RPWD भी कहते हैं, है ना, जिसको मतलब राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी होता है एक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया था। ओके, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित किया गया 16 दिसंबर 2016 को। और विधेयक ने PWD अधिनियम 1995 की जगह ली, जिसे 24 साल पहले लागू किया गया था। राज्यसभा इसे पहले ही 14 दिसंबर 2016 को पारित कर चुकी थी। RTE 2016 के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग तरह के स्कूलों का समांतर अस्तित्व है, जिनमें नियमित स्कूल, विशेष स्कूल और घर पर शिक्षा शामिल है। लेकिन मंत्रालय और अलग अलग योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार जो भी विभाग हैं, उनके बीच कम तालमेल की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम में दिव्यांग बच्चों के लिए पास के स्कूलों में दाखिले का भी प्रावधान है, जबकि गंभीर रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए घर पर शिक्षा का भी विकल्प इसमें दिया गया है। वैसे तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम RPED 2016 और हाल ही की नई नीति 2020 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के अधिकार को मान्यता मिली हुई है। लेकिन देश में समावेशी शिक्षा के लिए एक समान स्वरूप को लेकर के अस्पष्टता भी मौजूद है। RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की जो विशेषताएं हैं क्या है देखिएगा। नंबर 1 तो 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता, जिसकी विकलांगता 40% से कम ना हो, वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। बेंचमार्क विकलांगता वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 30% से बढ़ाकर के 4% कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राजकोष का निर्माण भी किया जाएगा। इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान भी है जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं। और विकलांगों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों का गठन भी किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा था कि जो हमारा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, उसका संक्षिप्त विवरण पूछ रहा था। विवरण में हमने इसको समझा दिया और विशेषताएं भी इसकी समझ ली। तो इस तरीके से आज के जो 10 क्वेश्चंस थे वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लिया है। ठीक है, और अगर आप लखनऊ से, कानपुर से देख रहे हैं तो आप पेड नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, सारे ही क्वेश्चंस को आप आसानी से देख सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली एग्जाम में एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।